अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल और मेरे साथ है रऊफ कलासरा और आमिर मतीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे नैब के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें गठजोड़ कर चुकी हैं। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैब को धमकाने लगे हैं। ऑपोजिशन जमातें अपने रहनुमाओं पर नैब मुकदमात की वजह से तकलीफ में, तो वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर नैब के इस पर नाराज दिखाई देते हैं। क्या वजह है कि नैब के खिलाफ तमाम जमातें मुतहिद हो रही हैं? अगले हिस्से में हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी दौर में करप्शन के जरिए करोड़ों रुपए की जायदादें बनाने वाले साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा अरबाब आलमगीर के खिलाफ नैब का घेरा मजीद तंग हो रहा है और रेफरेंस दायर भी हो चुका है। पाकिस्तान, दुबई और लंदन में अरबाब खानदान ने कितनी जायदादें बना रखी हैं, तमाम तफसील आज के प्रोग्राम में आपसे शेयर की जाएगी। आगे बढ़कर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची के कब्जे में मौजूद गैर कानूनी जमीन वागुजार कराने का हुक्म जारी कर दिया है। K4 मंसूबे में बेज़ाब्ती और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वाजिबुल अदा रकम से मुतालिक नैब को अलग अलग रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी जारी किया गया है। आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या समाअत हुई, आपसे शेयर की जाएंगी इसकी डिटेल्स भी। और फिर हम बात करेंगे कि पीटीआई ने ऑपोजिशन से हुकूमत में आते ही अपने रवैये बदल लिए हैं। पीटीआई वज़रा का कायमा कमेटियों को अहमियत देने से इनकार, तो सेनेट की हुकूमती यकीन दहानियों की कमेटी वजीर कानून फारूक नसीम की अदम शरत की वजह से सख्त बरहम दिखाई दे रही है। आखिर पीटीआई वज़रा पार्लियामेंट को अहमियत देने से इनकारी क्यों है? और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे सीनियर एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। एफआईए की जानिब से शवाहिद पेश न करने के बावजूद डॉक्टर शाहिद मसूद की जमानत क्यों नहीं ली जा रही, इसी पर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। तो क्लासरा साहब बताएगा आखिर क्या वजह है कि तमाम ऑपोजिशन जमातें समेत हुकूमत के नैब के खिलाफ हमें मुत्तहिद दिखाई दे रही हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है। कल उनको सुन रहे थे, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब बैठे थे, तो उन्होंने भी आखिर उस बैंड वैगन को ज्वाइन कर लिया जिसको नैब से उनको शिकायतें हैं और उनको तकलीफ़ है। और हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि शायद पीटीआई हुकूमत ने अब तक बड़ा एक टॉलरेंट एक एटीट्यूड दिखाया है टुवर्ड्स नैब, हालांकि उनके लोग भी शामिल थे उसमें। अलीम खान पे भी केसेस थे, परवेज़ खटक साहब पे भी थे, वज़ीर आज़म की अपनी टीम के कुछ लोग हैं जिनको नैब ने उनको नहीं हैं वो थे या हैं, वो उनको भी तलब किया हुआ था उन्होंने। तो वज़ीर आज़म साहब पे भी साफ ज़ाहिर केस था। अब उस पर कल उनका पेशेंस जो है वो फाइनली हुकूमत में आती है, वो कहते हैं खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो कल मैं देख रहा था कि फवाद चौधरी साहब की वही हुस्न वाली नज़ाकत जो है ना हमें नज़र आई है। और कल उन्होंने भी नैब को उन्होंने कहा है कि जनाब के देखें वज़ीर आज़म की उन्होंने तौहीन की है। इसके पीछे दो तीन मेरा ख्याल है उसकी रीजनिंग हो सकती है। एक तो वो कहते हैं देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। जानबूझ के फवाद चौधरी साहब और उनकी हुकूमत जो है ना ये पॉलिसी लेके, क्योंकि पिछले दिनों में लग ये रहा था कि नैब को जो है ना ये रिमोट कंट्रोल वज़ीर आज़म हाउस से किया जा रहा है, या ये फवाद चौधरी साहब जो हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ले रहे हैं, जो भी लोग थे सारे के सारे लगता था कि जनाब कि ये फलां भी गिरफ्तार हो जाएगा, उसको भी पकड़ लेंगे, इसको भी जेल में डाल देंगे। तो हुकूमत को फील हुआ, तनकीद आना शुरू हो गई थी कि जनाब ये लगता है कि नैब चेयरमैन जो है ना वो तो आप खुद हैं, उसमें तो आप जस्टिस जावेद इकबाल साहब तो नज़र कहीं पे नहीं आ रहे। सो एक इनका थोड़ा सा मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है कि ये कहा जाए देखा जाए नैब जो है ना वो हमारे वज़ीर आज़म की तौहीन कर रहे, ताकि इस तस्वुर को थोड़ा सा ज़ायल किया जाए कि नैब चेयरमैन जो है ना या नैब जो है ना हम बैठे हुए और हम डेट्स दे रहे हैं कि कब कौन पकड़ा जाएगा, कौन कहाँ पे होगा, ये देखें हमारे वज़ीर आज़म की भी तौहीन होगी। एक तो इसके पीछे मुझे ये कहानी एक थोड़ी सी लगती है कि जानबूझ के फिलर उन्होंने छोड़ा है ताकि इसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, और जो वहाँ पे ये क्रिटिक्स हैं PML नवाज़ के उनको ज़रा साइलेंस किया जाए, या मीडिया में थोड़ी सी आवाज़ें आ रही थी तो इसको स्पिनिंग ऑफ स्टोरी भी कहते हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हम जेन्युइनली ये फील कर सकते हैं कि जब बंदा पावर में आता है ना तो पावर की अपनी एक उसका वो क्या कहते नशा भी होता है, आपको फील होता है कि ये पढ़ रहे थे ना, कल ही हमने इसका जिक्र किया यहाँ पे जनरल दुरानी की किताब का, तो जनरल दुरानी ने यही बातें की हैं। उसने कहा जब आप पावर में बैठे होते हैं ना फिर आपको कोई बंदा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि हम इम्यून हैं, हमें कोई टच नहीं कर सकता, हम पे कोई बात नहीं कर सकता, हम पे तनकीद नहीं कर सकता। किसको जुर्रत हुई है कि हमारे वज़ीर आज़म पे बात करके देखें, ये पहले नहीं है। अब ऐसे ही आप अपने जो आपके मुंतखब आपके वज़ीर आज़म हैं उनका क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा अब उनका मूड या दिमाग थोड़ा सा ख़राब करने में उनके मुशीरान का ये उसमें बड़ा रोल होता है। बेनज़ीर भुट्टो का मुझे याद आ रहा है
कि लंदन में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, मैं भी था वहाँ पे, उस पर रिपोर्टिंग कर रहा था न्यूज़ के लिए, अरशद शरीफ भी थे, ज़ियाउद्दीन साहब भी थे, डान के लिए करते थे। तो मुझे याद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने रहमान मलिक साहब के घर पे। मैं बता रहा हूँ कि कैसे इधर इधर के इर्द गिर्द के लोग जो है ना, ये बंदे को ख़राब करते हैं, उनका एटीट्यूड उनका ख़राब करते हैं। तो किसी ने कोई ऐसे सवाल कर दिया, किसी जर्नलिस्ट ने बैठ के उनसे बीबी कह दिया, जैसे था कि बीबी को बीबी कहते थे। रहमान मलिक साहब जना गुस्से में आ गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सारे बैठे हुए थे, उसमें बताया। उन्होंने कहा नहीं, ये किसको जरूरत हुई आपने इनको बीबी कहा है, आप इनको मोहतरमा कहा करें सबके सामने। सो ये आपके एटीट्यूड, और मोहतरमा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये ठीक कह रहे हैं कि मुझे आपको एड्रेस करने के लिए बीबी नहीं कहना, मुझे आपने मोहतरमा कहना है। सो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो रियलाइज़ करवाते हैं कि अब जैसे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की उन्होंने गुस्ताखी हो गई है, लिहाजा ये नहीं होनी चाहिए थी नैब को। हालांकि आपको याद होगा, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो है अब तक बड़ा उन्होंने एक एटीट्यूड बड़ा एक अच्छा दिखाया टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी, लेकिन उनको भी हीट फील होना शुरू हो गया कि वज़ीर आज़म कोई ऐसी चीज़ है जिस पे कोई बात नहीं हो सकती। ये सिर्फ पहले आदमी नहीं है फवाद चौधरी साहब जो ये फील कर रहे हैं, माजी में भी आमिर साहब हमने देखा है कि नैब के चेयरमैन भी खुद लगाए इन लोगों ने, वो ड्रामे थे सारे के सारे। मैं फिर कहता हूँ, नैब चेयरमैन भी खुद लगाती रही, अपोजिशन अपनी मर्जी का बंदा लगाया सर। कानून में रखा हुआ है कि नैब चेयरमैन जो लगेगा वो अपोजिशन लीडर और वजीर आजम की मर्जी से लगेगा। इन्होंने अपनी मर्जी का, और ये उस दौर में ये शिकायतें कर रहे थे जब कमर जमान चौधरी जैसा ताबेदार जो है वो नैब चेयरमैन था। सवाल तो आम इंसान के ज़हन में ही आता है कि नैब जानिबदार है, गैर जानिबदार है, घोरक धंधा क्या है ये सारी जो रिएक्शन नैब के खिलाफ शुरू हुआ है, ये कब हुआ है? ये एग्जैक्टली जब से हुआ है जब जावेद इकबाल साहब आए हैं। उससे पहले 4 साल कमर जमान चौधरी साहब रहे हैं। किसी को नैब याद नहीं था क्योंकि सबका निज़ाम चल रहा था, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। और किसी के अब सडनली जो है वो हर तरफ से रिएक्शन आ रहा है, बजाय इसके कि बहस हो वहाँ पे असम्बली के जी कैसे इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। यहाँ ये इंडिकेट किया जा रहा है कि इसको ख़त्म कैसे करना है या इसको कमज़ोर कैसे करना है। और PTI से हम तो ये करते थे कि नैब के ज़रिए उन्होंने बहरहाल नून लीग को नवाज शरीफ को नाअहल करवा लिया। नवाज शरीफ जेल में है, शहबाज शरीफ जेल में है, सारे ख़ानदान के ऊपर तलवारें लटक रही हैं। और अब नई तलवारें पीपल्स पार्टी में भी आ गई हैं। इस JIT रिपोर्ट के बाद जो है कि इस वक्त भी आसिफ जरदारी साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं, उनके बिलावल भी गिरफ्तार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कम से कम PTI इनके लिए तो बड़ी एक ब्लेसिंग आ गई नैब की, कम से कम इनको तो करना चाहिए। मगर अब ये जो PTI का भी रिएक्शन आ रहा है, क्लास साहब की बात में थोड़ा सा वजन है कि शायद जानबूझ के ये थोड़ा सा भी कर रहे हो, स्पिनिंग भी हो। मगर एक ज़रूर बात है कि पाकिस्तान में यहाँ पे एक ओलिगार्की है, एक हमारी प्रिविलेज्ड इशराफिया है, और उनका सारी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं ताल्लुक, अंदर सब एक बड़ा ख़ानदान है जो मिला हुआ है। उन सब का कलेक्टिव इज्तमाही मफाद इसमें है कि यहाँ पे इस तरह का कोई चीज़ ना हो। ये मुशर्रफ के दौर में भी जब थोड़ी सी शुरू के 1-2 साल में नैब जब बनाई गई थी, बड़ी एक्टिव थी, एकदम से फिर ये शोर मच गया कि यार ये देखें ना मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, वो जी बिजनेसमैन डरते हैं, जी ब्यूरोक्रेट देखें ना कोई फाइल पे साइन नहीं करता। वो दोबारा एग्जैक्टली थोड़ा सा वो एक्टिव हुए तो दोबारा वही बहस छेड़ दी गई है, ऐसे तो मुल्कों में कारोबार नहीं चलते, देखिए ना ब्यूरोक्रेट्स डर गया है और पॉलिटिशियन नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो वो आर्गूमेंट होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल इसके पीछे ना लार्जर है, उसकी सिर्फ ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि ये समझा जाता है कि ये जो हमारी ये शराफिया है ये कानून से बालातर है। इनके लिए कानून नहीं, कानून छोटे लोगों के लिए, दाएं बाएं 2 आने 4 आने वाले के लिए है। क्योंकि अभी देखें हो क्या रहा है, ये आज की तफसीलात स्केल देखें ना कि एक तो नवाज शरीफ साहब जेल में है, आसिफ जरदारी साहब जा सकते हैं, PTI के लोगों पे भी हैं। मगर आज का ही जो केस है, फॉर एग्जांपल जो बैरिया कराची वाला स्केल सुने के जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट जमा कराई है नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब सिर्फ कराची बैरिया की जो वर्थ है, जो उन्होंने 127 बैंक अकाउंट्स तफसील दी हुई है, उन्होंने इन्होंने जो कलेक्ट किया है आम आदमी से पैसा 1800 अरब रुपया 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ इन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जनाब ये इन्होंने बड़ी ज़्यादती ये की है कि 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कराची बैरिया को गैर कानूनी करार दिया था, उसके बाद एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिया था कि आपने मज़ीद जो है इसमें ज़मीन की खरीदो फरोख्त नहीं करनी और लोगों को बेवकूफ़ नहीं अभी बनाना जब तक इसका फैसला ना हो।
उन्होंने 11,000 एकड़ के बाद आज नैब की जो रिपोर्ट आई है, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है जो जमा कराई गई है, उन्होंने कहा जी ये 26,000 तक इनको कोई सुप्रीम कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ा। ये 11,000 से इस दौरान में 2016 और 2018 के दरमियान में 26,000 एकड़ तक ये ज़मीन ले गए हैं कि कराची से शुरू होकर जाम शोरों तक ये जा चुकी हुई है ज़मीन, और ये ख़रीदते जा रहे हैं। और तीसरा उसके अंदर जो मेन चीज़ है, अब फ़र्क आ रहा है कि नैब ये मलिक रियाज साहब का कहना है कि नहीं जी 18,000 है। अदालत ने जो की हुई है तयन दरमियान में किए जो फिगर्स आ रहे थे कि 250 रुपया दे दिया जाए, 300 रुपये, उसके पीछे ये था कि पहले एक फिगर आया था 7,000 एकड़ के शायद MDA ने इनको दिया है। तो उसका एक ऐसे ही तखमीना लगाया गया कि अगर 4.5 करोड़ रुपये पर एकड़ से किया जाए तो ये 2-250 अरब रुपया बनता है। मगर अब वो 7,000 अरब से 25,000 एकड़ तक जा चुकी है। तो स्केल देखें, 1,800 अरब रुपया, ये कोई मेरा ख्याल $15 बिलियन बन जाता है। ये पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक मसले, तो ये सिर्फ एक कराची बैरिया की बात है। सो नैब के जो है अभी इसलिए कि ये सारा जो निज़ाम चल रहा था जिसमें हर अमीर आदमी का शराफिया की बड़ी दुकानदारी चल रही है, पहाड़ में जाए गरीब आदमी, ये जो बेचारे डिपॉजिटर्स के पैसे ना, ये 1,800 अरब रुपया कोई जाती तो नहीं है, ये लोगों का जो पैसे आता है, गरीब लोगों के नुकसान, मिडिल क्लास के नुकसान होते रहते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मगर ऊपर से निज़ाम चल रहा था। तो नैब के इस ओवर एक्टिव होने से, हालांकि भी मेरा ख्याल है कि नैब के अंदर बड़ी कोताहियां हैं, कमजोरियां, और हम उसकी निशानदेही करते रही हैं, बजाय इसके कि बहस हो कि उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। अब ये लगता है कंसेंसस बनता जा रहा है कि जी ये नैब को पैकअप करना पड़ेगा। और 2 मेन पार्टी जो विक्टिम्स हैं वो तो थी हैं, PTI भी शामिल होगी उस बैंड वैगन में। मगर बेस्ट आखिरी जुमला ये है कि मुझे नवाज शरीफ ने भी रिसेंटली बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा मेरा तो जो होना था हो गया, जेल में जा चुका हूँ। किसी ने कहा कि नैब का कानून तब्दील करना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, अब ये ऐसे ही रखें। ये मेरी दफा जो है नहीं बदला, तो अब ये बाकी भी मजा लें, तो इस कानून को अब ऐसे ही रखना, अब इसको तब्दील नहीं होना। बाकी लोग जेल जाएंगे तो तब्दील करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लगता है उन्हीं की लग गई है। अरबाब खानदान ने बैरून मुल्क कितनी जायदादें बना रखी हैं, इसकी मुकम्मल तफसील एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज के रोज बहरिया टाउन कराची केस की समाअत हुई और अदालत ने अहकामात दिए हैं इस हवाले से कि नैब अलग अलग रेफरेंसेस भी दायर करे। कलासरा साहब, क्या बहरिया टाउन को फिर मोहलत में मिलेगी? बहरिया टाउन पे तो आमिर साहब ने किया, मैं ज़रा जो थोड़ी सी आमिर ने बात की है उसकी सियासी साइड जो है इसको पोलिटिसाइज किया है। आमिर का एक पॉइंट इसमें भी जान है कि जब से नए चेयरमैन आए हैं तो उसके बाद एक्टिविटी हमें नज़र आती है, तो लेकिन नए चेयरमैन माजरत के साथ वो भी वो थोड़ा सा वो पूरा इंसाफ नहीं कर पा रहे, वो नज़र हमें भी आ रहा है। और मतलब आप ये देख लें, PTI के बहुत सारे लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस तो दूर की बात है, उनके खिलाफ इंक्वायरीज भी चल रही हैं, उनको टच नहीं किया गया। जो चीज़ इनके लिए वो हो रही है, और मुझे ज़ाती तौर पर पता है, मेरे सोर्स ने बताया 2-4 PTI के बड़े जो इस वक्त इवन वज़ीर जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी के लिए बाकायदा चेयरमैन नायब से मांगी गई थी इजाज़त कि आप दें, उन्होंने उनको अपनी टेबल पे रखा हुआ है। आज का नहीं है, 2-3 महीने से रखा हुआ है। अच्छा। सो चेयरमैन नायब साहब भी ये खेल रहे हैं, लिहाजा वो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं जो हूँ ना बिल्कुल मैं शफाफ हो रहा है, मैं शफाफ कर रहा हूँ, फेयर प्ले कर रहा हूँ। हरगिज़ वो फेयर प्ले वाली चीज़ें नहीं हो रही। सो जो यहाँ पे PTI के हवाले से हाथ हौला रखा गया है और ये मौका दे रहे हैं इसमें जस्टिस जवेद इकबाल साहब अपोजिशन को कि वो जैसे अभी वो कह रहे थे, हमजा बात कर रहे थे। सो जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी नहीं हो रही। दूसरी तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपोजिशन जो है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे रह रहे हैं, उनको मिनिस्टर एनक्लेव में रह रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अभी हम डॉक्टर शाहिद मसूद पे आएंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद को वहाँ से लाया जाता है हथकड़ियाँ लगा के, उनको घसीट के, उनकी पूरी FIA उनको जलील कर FIA जो वज़ीर आज़म के नीचे है, और वो भी और लोगों के लिए हैरान कुन बात है। खैर वो आगे अगले शक में बात करेंगे। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि नैब जो है ना पॉलिटिकल खेल रहा है। ये जनरल मुशर्रफ दौर से शुरू हुए थे और अभी तक आप ये देख लें आमिर के ये 99 में नैब को बनाया गया था, 19 साल हो गए। 19 साल में ये इदारा जो है, जो भी मास्टर यहाँ पे आए इन्होंने उनका खेल खेला है। ये जनरल मुशर्रफ के दौर में आपको याद हो, जनरल अमजद ने कुछ काम करना शुरू किया, उनको चेंज करके एक और नया जर्नल लाए, उनके ज़रिए चीज़ें ठीक करानी, फिर एक और जर्नल लाए,
उसके बाद उनसे चीज़ें ठीक करवानी थी, अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवानी थी। जना मुशर्रफ साहब ने गिरफ्तार है वो कर ली। अब जना शाहिद अजीज़ की किताब पढ़े ना सर, जो उन्होंने लिखी कि ये खामशी कब तक, उन्होंने डिटेल से ये बात लिखी है कि जनाब जब मैंने शुगर इंडस्ट्री और एल माफिया के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की तो जना पाकिस्तान के लिए आपको यहाँ पे चीज़ें या तो इसको बंद करें। बाकी मैं जनरली समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हमारी इकानमी है ब्लैक इकानमी है, यहाँ चोरी फ्रॉड डाके टैक्स के मामला सारे के सारे, यहाँ कोई इंसाफ नहीं चाहता, कोई पार्टी नहीं चाहती। आखिरी उम्मीद हमें रह गई थी पीटीआई से, नाम ही तहरीक इंसाफ था, वो भी कल उन्होंने जवाब दे दिया चौधरी फवाद साहब ने कि जनाब हमारे वजीर आजम की आपने तौहीन की, नवाज शरीफ की हो सकती है, शायद खकान अब्बासी की भी हो सकती है, शहबाज शरीफ की भी हो, सपोजली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सबकी हो सकती है, बेनजीर भुट्टो साहबा की भी हो सकती है, जरदारी की भी हो सकती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की नहीं हो सकती। और उन्होंने इसको बड़ा इन लाइट सा लिया है कि हेलीकॉप्टर पे गए थे। बेनजीर भुट्टो पे आपको याद है हेलीकॉप्टर केस बना था सर, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इनको तलब किया था बेनजीर भुट्टो को, और बेनजीर भुट्टो पेश हुई थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। आप लोगों को तो विलिंगली इन इदारों को स्ट्रेंथन करना चाहिए कि हमारे वजीर आज़म को बुलाएं, जनाब हम आने को तैयार हैं। सो कल वाला जो बयान है, आप इसको आप दोनों तनाजर में देख सकते हैं। या तो इन्होंने आके गुट का आप बनने की कोशिश की कि देखें हमारे साथ भी जाती कर रहा है, नैब आपके साथ भी कर रहा है, या वाकई जनरली ये फील करते हैं कि इमरान खान साहब वो चीज़ हैं, वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें एक और इस पे आने मेरिट टू बी फेयर कि वहाँ की हुकूमत का इनको हेलीकॉप्टर देना कि इस पे विजिट करें हमारे प्रोजेक्ट्स की, ये ना कानूनी तौर पर जायज़ है ना अखलाकी तौर पर जायज़ है। ये वाकई केस बनता है उस पर, स्ट्रॉन्ग केस है, ये स्ट्रॉन्ग केस है। अगर कोई वहाँ पे कानून ये कहता है कि अगर कोई वजीर बैठा होता सरकारी उसमें होता तो फिर उस वक्त जब ये हेलीकॉप्टर में थे प्राइम मिनिस्टर साहब, उस वक्त इनके पास कोई ओहदा नहीं था सरकारी, उस वक्त हेलीकॉप्टर में कोई वजीर भी नहीं था। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि आप तो बाकी तमाम लोगों पर एतराज़ात करें। हमजा ने इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारे इनके वजीर इस्तेमाल करते हैं, ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो तनकीद जो है ये पीटीआई करती थी। अब पीटीआई वाले ये कहते हैं कि हमारे उस वक्त के अगर इमरान खान ने पार्टी चीफ ने अगर विजिट कर ली हेलीकॉप्टर पर, उसमें 18-20-30 लाख रुपए लाके, तो कौन सी बड़ी बात है। तो फिर तो आप सारा मेरा ख्याल प्रोसेस जो है ना इसको वो करें, नल एंड वाइड करें, बिकॉज आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो इरेगुलरिटीज कर ले तो आप कहते हैं जनाब कि बिल्कुल नहीं आप इसको टच कर सकते। बाकी के बारे में एक और इंसाफ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात कर रहे थे कि पीटीआई ने ऑपोजिशन से हुकूमत में आते ही अपने रवैये बदल लिए हैं, और फिर आखिर आमिर साहब क्या वजह है पीटीआई वज़रा पार्लियामेंट को अहमियत देने से इनकारी क्यों लग रहे हैं? पीटीआई का जो है मेरा ख्याल उनकी आजकल मैनेजमेंट के बहुत सीरियस इश्यूज आ रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए, अभी फॉर एग्जांपल इकॉनमी पे एकदम मैं देख रहा हूँ बड़ा लोगों ने फोकस कर दिया है, हालांकि कोई इतनी बुरी उनकी वो नहीं है परफॉर्मेंस, क्योंकि आज से 4-5 माह पहले ये था कि ये मुल्क तो बैंकरप्ट होने जा रहा है और हमें कोई जो है कर्जा चाहिए और IMF ने तरले करवाने हैं और हमें कोई पैसा नहीं देगा, हम आइसोलेट हो गए हैं। सो एक बहुत बड़ा क्राइसिस अवर्ट हुआ है। तो मगर रोज़ कुछ ना कुछ वो अपनी एक कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट कर देते हैं। कल फयाज चौहान साहब ने सहाफ़ियों से लड़ लिया, परसों फैसल वाडा साहब ने लड़ लिया, आज जो है फवाद चौधरी साहब ने वो कह दिया कि जनाब वज़ीर आज़म की तौहीन है। तो वो उनके कोई आधी कैबिनेट जो है ना वो इस वक्त कंट्रोवर्शियल हो चुकी हुई है। आप देखें ना फैसल वाडा साहब की लड़ाइयाँ वो चल रही हैं, रज़ाक दाऊद साहब कंट्रोवर्शियल हो गए हैं कि जनाब देखें इनकी डेस्कॉन निकल आई हुई है। उसके बाद ये फवाद चौधरी साहब का ये सिलसिला है। उस तरह ही जो है उससे पहले ये LNG का जो है उसके अंदर गुलाम सरवर साहब का नज़र आ गया कि कैपेसिटी की मसली है। बाय द वे वो जो 2 सुई गैस के, नॉर्दर्न गैस के और सुई सदर्न गैस के 2 जो MD निकाल दिए गए हैं, बड़ा अच्छा किया निकाल दिया। मगर हमारी गुजारिश ये थी प्राइम मिनिस्टर से कि ये जो 22 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और जिसकी वजह से अभी भी जो लोड शेडिंग गैस की चल रही है, इसकी एक FIA से या एक JIT बना लें, एक तफ्तीश करवा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि वहाँ पे निज़ाम कितना ख़राब है, ताकि आप रीवैम्प कर सकें और ठीक कर सकें। क्योंकि अभी आपने सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को छोड़ दिया
क्योंकि जी सुई गैस वालों पे ही डाल दिया। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के डीजी ऑयल, डीजी गैस, सेक्रेटरी और वज़रा भी उतने ही शामिल हैं। सो उनसे इंक्वायरी नहीं करवाई जा सकती, ऊपर से है। बट कमिंग बैक कि आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो ही मुंह खोलती है वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करती है, तो इनकी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं कि इनकी हैंडलिंग, इनकी मैनेजमेंट जो है ना पॉलिटिकल, वो मसला हुआ ये है कि हमारे जो रिपोर्टर इमरान मगराना, वो तो पता है पार्लियामेंट में हम जाते हैं इकट्ठे, हम कमेटीज़ को बड़ा सीरियस लेते हैं। वहाँ पे वज़ीर आना बंद हो गए हैं सर। कल वहाँ पे एक कमेटी का इजलास था, वहाँ पे इंफॉर्मेशन की कमेटी का, उसमें हालांकि फैसल जवेद इनके अपने सेनेटर जो हैं वो उसको हेड करते हैं, वहाँ फवाद चौधरी साहब नहीं आए। उनको शायद ये अच्छा नहीं लगा होगा कि मैं फैसल जवेद, मुझसे बड़ा जूनियर है, मैं फैसल जवेद की कमेटी में जाके उनको अकाउंटेबल की हूँ। शायद वो भी बड़े आदमी, आपको पता है ये फवाद चौधरी साहब दबंग आदमी हैं। आज पता चला है फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो लॉ की कमेटी थी, इजलास था, वहाँ पे नहीं गए। अब सवाल ये है कि अगर आप लोग इस पे बिलीव ही नहीं करते कि आप प्राइम मिनिस्टर भी अभी तक जो कह रहे थे कि जाया करूंगा, क्वेश्चन आंसर लूंगा, वो नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर साहब की तौहीन हो जाएगी फिर। ये किसी ने कोई सवाल पूछ लिया सख्त किस्म का, फिर उनका कोई वजीर कहेगा आप हमारे वजीर आजम की तौहीन कर रहे हैं, सो वो तो ना ही करें, क्वेश्चन आवर ना ही करें वो। और भी बहुत सारे ये काम जो है वजीर आजम साहब ने नहीं करने थे। वो यू टर्न का तो सुना होगा ना आपने। अब यू टर्न इस पर भी अगर ले लिया है तो इसको भी डिजेस्ट करें, द ग्रेट नेशनल इंटरेस्ट जो है। अब सवाल है सेनेट में ये सीरियस नहीं है, इनके वजीर जा रहे हैं। फ़रोग नसीम साहब हालांकि जेंटलमैन आदमी है, बड़े मतलब सुलझे हुए बंदे हैं, उनका कमेटीज़ को इंपॉर्टेंस ना देना, अपने उनको सेनेटर्स के आगे जवाब देना होना, अब सवालात वहाँ पे आके ये खड़े होना शुरू हो गए। बाकी आपने अभी बात की उसकी, अगर आपने ब्रेक पे क्यों ना ब्रेक ले, ब्रेक के बाद आपने चाइनीज कंपनी की बात की है ना, इसकी मोहम्मद डैम के हवाले से, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी जो अब्दुल रज़ाक दाऊद वाली है, जरा आए उस पर कुछ थोड़ी सी नई बातें सामने आ रही हैं चाइनीज कंपनीज की, वो बात करते हैं। इसका फॉलोअप भी लेंगे और फिर हम ये भी नुक्ता उठाएंगे कि डॉक्टर शाहिद मसूद की जमानत अब तक क्यों नहीं हो पा रही। स्टे विद अस। वेलकम बैक। क्लासरा साहब, वज़रा पार्लियामेंट को कोई ख़ास अहमियत हमें देते दिखाई नहीं देते, और फिर जब कोई स्टेटमेंट पास करते हैं कोई भी वज़रा तो वो अलग कंट्रोवर्शियल होती है। अब ये पहले भी हमने माजी में ये चीज़ें देखी हैं कि पार्लियामेंट को वज़ीर जो है ना, पिछली हुकूमत के वज़ीर भी सीरियस नहीं लेते थे। वजाद सादिक लेटर लिख थक गए थे। ये रज़ा साहब थे तो उन्होंने आपको याद हो इस्तीफ़ा दे दिया था, तो वो रूटीन हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही है। और आज भी वहाँ पे अच्छा खासा ये जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे उठाए गए हैं। बल्कि उन्होंने सेनेटर्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जनाब के वज़ीर साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं हम मसरूफ़ हैं, तो हम भी मसरूफ़ हैं। बात तो ठीक है कि सेनेटर जो टाइम ये निकाल के गए हैं, बैठे हुए हैं, वो भी किसी इजलास के लिए, किसी उन चीज़ों के लिए बैठे हुए हैं। बहरहाल इस पर हम ये बात करते रहेंगे। मैं ज़रा थोड़ी सी उसकी बात कर रहा था जो अभी आमिर साहब ने, वो ये कहते हैं जी कि हम जब किसी कंपनी को ठेके देते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि उनकी इंटरनेशनल रिप्यूट क्या है, या उनको कहाँ पे स्कैंडल थे, कहाँ पे बैन हुए, कहाँ पे नहीं हुए, नेपाल में क्या हुआ। इट्स नॉट ऑफ आवर बिजनेस। मेरा ख्याल है कि इट शुड बी आवर बिजनेस। अगर मेरा कंट्रैक्ट ये नेपाल में ठीक नहीं है तो मेरा चाइना में या इंडिया में जाकर मैं कंट्रैक्ट लूँगा, तो मैं फिर वही काम करने की कोशिश करूँगा जिसकी वजह से नेपाल में मैं वहाँ पे बैन हुआ या मेरा वहाँ पे डील मेरी ख़राब हुई थी। सो ये और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि अपनी सब्सिडरीज इन्होंने कंपनीज बनाई हुई हैं, उनको वर्ल्ड बैंक ने आके उनको बैन किया। अगरचे वो ये कहते थे, चेयरमैन जो वापडा हैं वो कहते जनाब कि वो उनका 18 महीने का बैन था, वो ख़त्म हो गया, लिफ्ट हो गया। लेकिन बात वही है कि जिस पे आपके सफ़ेद कपड़े पे अगर दाग लग जाए तो दाग इतनी आसानी से धुलते नहीं होते। पाकिस्तान दुनिया का वहद मुल्क है जहाँ पे सारे दाग भी धुल जाते हैं और दाग अच्छे होते हैं। दाग अच्छे होते हैं। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर में उन्होंने क्या काम किए, क्यों बैन हुए, ब्लैक लिस्ट हुए, नेपाल में हुए, कहीं पे और हुए, हमारी अथॉरिटीज़ कहती हैं जी विद डैम केयर, हमने डैम बनाना है, सो विद डैम केयर। इस पे आज सुप्रीम कोर्ट मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा हसास हुई भी है। तासुर ये है कि अगर कोई लेजिटिमेट क्वेश्चंस, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 309 अरब रुपए का है, जेब से तो उस पे अगर कोई लेजिटिमेट क्वेश्चंस हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हुकूमत को और वज़ीरों को जवाबदेह किया जाए। और ये बड़े लेजिटिमेट और वैलिड क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं इस बारे में कि पेपरा रूल्स के ठीक है, वन सिंगल पार्टी भी एक अगर टेक्निकली दूसरी पार्टी नॉकआउट हो तो उस पार्टी से आप रीनेगोशिएट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अलाउड है कानून में। मगर गुड प्रैक्टिस होती है, फेयरनेस के तकाजे होते हैं कि उसको टोटली कई दफ़ा रीबिडिंग भी हो जाती है। जिस तरह LNG
टर्मिनल जो इकबाल ज़ैड अहमद साहब को दिया गया था, दूसरी पार्टी को इस तरह ही नॉकआउट करवा के रीबिडिंग नहीं करवाई गई थी, तो पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था कि देखें जी ये सिंगल बेड किया, पेपरा रूल्स के अंदर चाहे सिंगल बेड वंस टेक्निकल नॉकआउट दूसरा कंपेटिटर हो तो होता है, मगर अच्छा होता है कि इन तमाम हुज्जतों को और सवालों को एड्रेस कर लिया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और 2-3 माह अगर मजीद लग जाएं और इन सारी चीज़ों का चीज़ा पूरे हो जाएं, क्योंकि ये कई साल ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के आजकल के जो जजेस रहते हैं उनकी नहीं, ये 10 साल तक ये प्रोजेक्ट चलना है, तो अच्छा होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वो क्वेश्चन कर ले। और कल परसों मालिक साहब के प्रोग्राम में जनरल मुजम्मिल साहब थे, वो खुद और आपसे भी शायद गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा, एडमिट किया कि जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन जो की हुई थी, फॉर एग्जांपल नेस्पाक की और ACE जो है, उनकी कोई इतनी कैपेसिटी के इश्यूज हैं, उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कोई क्वालिटी नहीं है, जैसा कि कई केसेस में साफ पानी की सिलसिले में आया हुआ है। फिर और उनके ऊपर नेस्पाक की काफ़ी सारी ये वैल्यूएशन जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, सो कोई हर्ज नहीं है कि इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए। वही कह रहे थे जनरल मुजम्मिल जैसे, अगर मैंने हालांकि बड़े मुश्किल सवालात पूछे, बट ही वॉज वेरी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने हिसाब से उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए, उस पर सेटिस्फाई होना या ना होना और चीज़ है। बस उनका ये कहना जो मुझे थोड़ा सा हज़म नहीं हुआ, वो कहते हैं जी वो ये कंपनियां जो हैं, चाइनीज़ कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इसमें ये प्रोजेक्ट में उनके अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के साथ शामिल है, वो कहते हैं जी हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया भर में अगर उन्होंने इरेगुलरिटीज़ की हैं, बैन हुए हैं, पाकिस्तान में अगर बैन नहीं हो तो इट्स ऑल राइट। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा ये बात मेरे कोई ये टेम्परामेंट शायद सिर्फ पाकिस्तान में कह दूं, नंदीपुर की भी नेस्पाक ने इवैल्यूएशन की थी और हमें पता है बाद में उसके केस का क्या बना था, क्या कहां से कहां बजट चला गया था। दूसरा यही कंपनी नीलम जनरल जेलम में भी यही थी, वहां पे भी 84 अरब से 550 अरब रुपए पे वो कॉस्ट ओवररन की प्रॉब्लम्स रही और दासू डैम भी इन्हीं के पास है। अब सवाल ये है कि कितने डैम, जो मैंने उनसे पूछा, उनसे जनरल मुजम्मिल साहब से, मैं कि सर ये ऑलरेडी जो मेरे पास डाटा था वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ, 11.3 बिलियन डॉलर के करीब की ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में कर रहे हैं, ये जो उसमें हैं ये। अब आप एक और 300 अरब से ज़्यादा का प्रोजेक्ट अगर उनके पास जा रहे, सवाल ये है कि क्या ये अपने आप को इतना स्ट्रेच कर सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट, हमें तो जल्दी डैम चाहिए, फिर एस्केलेशन के प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए, डिले ना होना शुरू हो जाए कि जनाब कि अच्छा वहाँ पहले कर रहे हैं फिर इसको देखते हैं। सो ये चीज़ें हम इस पे क्वेश्चन रेज करने का मतलब कोई वो नहीं है कि कोई इसको प्रोजेक्ट के खिलाफ है, एक डिबेट होनी चाहिए, क्वेश्चंस हैं। और मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने जनरल साहब ने, वो जो वापडा के चेयरमैन हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से मेरे तमाम, ये आप सुन रहे थे सारे, मेरे उनसे 10-15 मिनट बात हुई, बड़े मुश्किल सवाल थे जो मैंने उनसे किए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिए। दैट्स अ वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो कम से कम जनरल साहब ने, मुजम्मिल साहब ने उन सवालात के जवाब जो हैं वो बेहतर तरीके से दिए हैं। ये है एक बेहतर मेरा कल स्टाइल है क्वेश्चंस को एड्रेस करने का। हमारा मुतमिन होना या ना होना दैट्स अनदर स्टोरी। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए वजीरों को या अथॉरिटीज़ के सरबराहान को कि मीडिया क्वेश्चंस करेगा, अवाम आपसे पूछेगी, पैसे हमारा लगना है ना, 300 बिलियन रुपीस जो है हमारी जेब से जा रहे हैं ना, PSDP में उन्होंने एलोकेट किया, बैंकों से लोन लिया जा रहा है हमारे साहब इसके लिए। सो उस पर सवालात बनते हैं कि जिस बंदे को हम 300 रुपया दे रहे हैं उसकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका दुनिया भर में कंडक्ट कैसे रहा है, उसको बिल्कुल अब ये कह दें कि इस पे सवाल अगर किसी ने कर ले तो खुदा ना खास्ता पैट्रियट नहीं है, वो चैलेंज हो जाती है, कौमी मफाद के खिलाफ बात है, और उसको पकड़ के फाहे लगा दिया जाए तो हजूर फिर ये उसके बाद तो आप ये मार्शल लगा लें। मार्शल दौर में ये चीजें होती थी, जमहूरी दौर में तो सवालात किए जाएंगे आपसे। बिल्कुल। क्यों ना सर फिर आखिर में हम बात कर लें डॉक्टर शाहिद मसूद की, जिनकी जमानत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू तो किया लेकिन उनकी जमानत अब तक नहीं हो रही। आमिर साहब, मैं अरशद शरीफ और अनवर बेग साहब मिलने गए थे डॉक्टर शाहिद मसूद से वहाँ पे, हमने कहा ज़रा जाएँ। और मुझे एक चीज़ का दुख हुआ, डॉक्टर शाहिद मसूद से हमें भी बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, हमने अपने प्रोग्रामों में भी बाज़ दफ़ा की है। वो एक ना अपने दौर में साफ ज़रा एक उन्होंने, वो उनमें से जिन्होंने पहला प्रोग्राम शुरू किया यहाँ पे, जब वो एयरवे लंदन से उन्होंने स्टार्ट किया तो बहुत बड़ा प्रोग्राम करते थे और उसमें कोई शक नहीं है, उनकी अपनी एबिलिटीज़ भी हैं, कैपेबिलिटीज़ भी हैं, स्टाइल भी है। अगेन उनके व्यूज़ पे हमें भी इख्तलाफ है, उन्हें हम पे हो सकता है, इट्स ए नेचुरल। कोई बंदा उनसे मिलने नहीं गया हमें सब वहाँ पे, जो बड़े बड़े उनके करीबी थे, जो मतलब हम जर्नलिस्ट बाज़ दफ़ा अज्यूम भी तो कर लेते हैं ना कि शायद कि जब आप किसी उसमें बैठे होते हैं, सीट पे बैठे होते हैं, शो कर रहे हैं, खबरें कर रहे हैं, स्टोरी, आप भी वैसे इसमें से गुजरे हैं, मुझे पता है कि 3 साल जब आमिर साहब की
ये जनरल मुशर्रफ साहब में नौकरी उन्होंने ख़त्म कर दी थी, लोगों ने बड़ा भुगता है, लोगों को याद नहीं रहा। 2-2.5 साल आमिर साहब को भी जॉबलेस कर दिया गया था कि जनाब जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में इन्होंने गुस्ताखी की थी। वाशिंगटन से स्टोरी लिख भेजी थी कि पाकिस्तानी डेलीगेशन के तो इनके जूते उतार के तलाशियाँ ली गई थी। इन्होंने स्टोरी वहाँ से फाइल की तो ऊपर से फरमाइश हुई थी कि आमिर साहब को वो कर दें। इनकी नौकरी ख़त्म हुई और ख़त्म हुई, 2-2.5 साल बेरोजगार घर बैठे रहे। तो इनका भी यही हुआ था, जो बड़े बड़े इनके होते थे ना, उसमें डेयरी की बड़ी तारीफ करते थे, आमिर साहब आपसे तो बड़ा साफ ही नहीं है, ना किसी ने फ़ोन किया ना सलाम करने से गए। ये एटीट्यूड बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में या कई दुनिया भर में होता है। खैर डॉक्टर साहब के साथ भी यही कुछ हुआ है। मेरे ख्याल अरशद शरीफ, मैं और सेनेटर अनवर बेग जो हैं वो पहले लोग थे जो उनसे मिलने के। मोहसिन बेग साहब भी थे वैसे ऑनलाइन के, जो वो भी आते जाते मिलते रहते थे। खैर हैविंग सेड ऑल दिस, अब ये लग रहा है आमिर साहब, आपने भी इस केस को देखा, हमने भी देखा है, जिन्होंने की थी करप्शन सपोजली, हर इदारे में होती है, अगर सरबराह जो होता है बैठा होता है हर इदारा, पाकिस्तान में तो कॉमन ये चीज़ें हैं, जिन्होंने की थी उन्होंने पैसे वापस कर दिए या रिकवरीज हुई हैं उनसे जिनसे होनी थी, उनकी जमानतें भी हो गई हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब वो ज़ेर ताब हैं, और किसके दौर में ज़ेर ताब हैं? FIA और इनकी अपोज करने वाले। अच्छा ऊपर से कहते हैं हामिद मीर साहब की, मुझे पता चला है कि हामिद मीर ने इमरान खान साहब से बात की कि खान साहब ये डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान ने हामिद मीर साहब के फ़ोन के बाद फौरी तौर पर उन्होंने DG FIA से बात की। उसके बावजूद कि जब उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, PTV उन्हीं के नीचे आते हैं, फवाद चौधरी साहब के नीचे आता है, उन्हीं के, उनकी ज़मानत की सबसे बड़ी मुखालफत करने वाले PTV का वकील है सर, FIA वाले थे सारे के सारे, हालांकि रिकवरियाँ दूसरे लोगों से करवाई हैं। सो कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की किसी बहुत बड़े आदमी की गुस्ताखी कर बैठे हैं, जो मुझे शक पड़ता है आमिर साहब, क्योंकि इमरान खान को उससे कोई तकलीफ नहीं, वज़ीर आज़म को होनी चाहिए थी ना, या कोई वज़ीरों को होना चाहिए थी किसी से। सो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को इस वो उसमें फंस गए हैं कि बहुत बड़े आदमी को नाराज़ कर बैठे हैं। अब ये बंदे खुद ही गैस करते रहे कि बड़ा आदमी कौन हो सकता है, कि जो उनकी जमानत का शिकार तो चले मान लेते हैं जी, ये कानूनी कार्रवाई तो अलहदा है, मगर तकलीफ बात यह है कि जिस तरीके से उनको हथकड़ियाँ बांध के लाया जाता है, दुनिया भर में एक फ़र्क होता है, एक तफरीक की जाती है कि जो हीनस क्राइम होता है और वाइट कॉलर क्राइम में एक फ़र्क होता है। उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि ये जो है उनको कत्ल का, गवाह का या ये इस तरह के मुकदमात नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम है, और उन्हें कहाँ दौड़ जाना है। और वो या तो पैमाना सबके लिए एक हो, आप पॉलिटिशियंस को या ब्यूरोक्रेट्स को, बाकी जो है जो नैब के उसमें है, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी की जो है शहबाज शरीफ साहब जो मिस्टर एनक्लेव में रहते हैं, या बाकी लोगों को है, ख़ास तौर पे वो दिखाया जा रहा है कि उनको इस तरह लाया जाता है कि ख़ास तौर पे एक एफर्ट नज़र आता है कि ह्यूमिलिएट करने का एक एफर्ट नज़र आ रहा है, जो कि तकलीफ दे, जो कि मैं अनफेयर बात है। तो इन शॉर्ट ये बताएगा कोई चांसेस हैं कि फ्यूचर में हम देखें कि उनको रिलीज? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में माजी में भी बहुत सारे इन्होंने वहाँ पे ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं, इस केस को मेरिट पे देखेंगे, और उन मेरा ख्याल रीजनिंग को देखने की ज़रूरत है, रिविजिट करने की ज़रूरत है कि कौन सा ऐसा ये काम हो चुका है कि उनकी ज़मानत जो है, कम से कम मेरा ख्याल ज़मानत का राइट जो है वो तो उनको मिलना चाहिए था। और बड़ी मज़े की बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत नहीं हो सकी आमिर साहब, जहाँ से नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल गई इतनी बड़े केस के बाद, वहाँ डॉक्टर शाहिद मसूद को ज़मानत नहीं मिलेगी। लेकिन आपने बड़ी अहम बात की है कि FIA जिस तरीके से और उनको हथकड़ियाँ ला के FIA मेरा ख्याल है जलील कर रही है, ह्यूमिलिएट कर रही है, इंसल्ट कर रही है, दैट्स मेरा ख्याल है ये तकलीफ दे, और ये नहीं होना चाहिए। एक तरह की तकलीफ दे बात है, जब तक केसेस उन पे पूरे नहीं होते, या तो कन्विक्शन हो जाए तो फिर तो चलो समझ में आती है। ठीक है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।